आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आने वाले एग्जाम खासतौर से सी टेट और स्टेट टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न यह है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ध्यान दीजिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम बताना है। तो यह नाम है वुंट। अब हम जानेंगे इनके बारे में विस्तार से, ठीक है। यह पूरी कहानी वास्तव में है क्या। जर्मनी के चिकित्सक, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, जर्मनी के डॉक्टर, दार्शनिक, प्राध्यापक विल्हेम मैक्समिलियन वुंट, वुंट का जो पूरा नाम है क्या है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो कौन है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। और वह पेशे से चिकित्सक मतलब डॉक्टर भी थे, फिलोसफर भी थे और अध्यापक भी थे, ठीक है। तो जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक विल्हेम मैक्समिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना, ठीक है। तो वुंट ही ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को विज्ञान, साइंस की कैटेगरी में रखा और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। तो इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट, क्योंकि इन्होंने ही मनोविज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में सबसे पहले मान्यता दी और इन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा, ठीक है। वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है उसके भी फादर कौन? यही विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। सन 1879 में लीपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने ही स्थापित की थी। तो लीपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की जाती है और कब? 1879 में, 1879 में। इसके बाद मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विधा, ठीक, एक स्वतंत्र विधा सब्जेक्ट के रूप में माना जाने लगा, ठीक है। तो यह इंफॉर्मेशन थी किनके बारे में? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट के बारे में। दूसरा प्रश्न यह है कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल, ठीक है। तो छात्र अधिगम मतलब सीखना, तो छात्र अधिगम का वार्क VARK मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह श्रेय जाता है नील फ्लेमिंग को। अब हम जानेंगे विस्तार से। छात्र अधिगम का वार्क VARK मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP, जो न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उसका विस्तारित रूप है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NLP का विस्तारित रूप क्या है तो वह है वार्क। क्या? वार्क, ठीक है। तो छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसको कैसे लॉन्च किया गया था? तो लिंकन विश्वविद्यालय में रिसर्च के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। कब? 1987 में। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यह वर्ष माना जाता है 1900, ठीक है। अब जानेंगे विस्तार से। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ तो आधुनिक काल में वर्ष 1889 में से जी स्टेनर हॉल के प्रयासों से माना जाता है और स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक किसे कहा जाता है, वह है स्टैनले हॉल, ठीक है, स्टैनले हॉल। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है अपने प्रश्न के अनुसार। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय और वर्ष क्या है? 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं
शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। इसी वजह से वर्ष 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। तो ये जो कहानी थी यह शिक्षा मनोविज्ञान के उत्पत्ति से संबंधित थी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किससे नहीं है, तो ध्यान से देखते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन, जी हाँ, इससे तो है इसका संबंध। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, इससे भी है। सीखने के तरीकों का अध्ययन, इससे भी है। तो किससे नहीं है, तो संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रश्न यह पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। अब जानेंगे विस्तार से। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या आता है, तो मानव के व्यवहार हो गया, मानसिक प्रक्रियाएं हो गई, सीखने के तरीके हो गए, व्यक्ति और समायोजन हो गया, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम का निर्माण करना मतलब कि सिलेबस तैयार करना, अध्ययन विधियां हो गया, मापन एवं मूल्यांकन आदि इससे रिलेटेड है। किससे, शिक्षा मनोविज्ञान से। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। ठीक है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वह है विध्यात्मक विज्ञान। ठीक है, क्या है, विध्यात्मक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। अब जानेंगे विस्तार से। शिक्षा मनोविज्ञान न तो पूरी तरीके से कला है और न ही पूर्ण विज्ञान है। ठीक है, तो न तो वह पूरी तरीके से आर्ट है और न तो पूरी तरीके से विज्ञान है, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों का क्या है, दोनों का इसमें समावेश है। कला भी और विज्ञान दोनों का समावेश है। तो शिक्षक अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में भाग लेता है। इसलिए इसे विध्यात्मक विज्ञान, क्या, विध्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, क्या यह सत्य है। जी हाँ। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, ये भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, जी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। अब जानेंगे विस्तार से। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम परिस्थिति, जो मतलब कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, बस उसकी आवश्यकता होती है तथा उन्हें, ध्यान दीजिएगा, तथा उन्हें सीखने मतलब कि अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, सीखने के लिए आप बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, वो सीखते चले जाएंगे, जिसमें बच्चे स्वयं सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। ठीक है, तो यह है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या, शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम मतलब कि सीखने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और इफेक्टिव, प्रभावी बनाने का विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है।
इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का भी प्रयास करता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विशुद्ध विज्ञान है कि व्यवहारिक विज्ञान है कि मानक विज्ञान है? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। क्या है? मानक विज्ञान है, जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड एजुकेशन इसमें दिया जाता है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित, ठीक है, चेंज और मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ठीक है, तो शुरू में आत्मा का प्रयोग जो है वह दर्शन शास्त्र मतलब कि फिलॉसफी के अंतर्गत किया जाता था। अब जानेंगे विस्तार से। तो दर्शन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। और दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। तो फिलॉसफी है क्या? सोशल कॉन्साइंस के रूप में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध किससे है? आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा मतलब कि जो अंतर्निहित ज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है। 1882 में किस वैज्ञानिक द्वारा लंदन में, ध्यान दीजिएगा, लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो ये हैं अल्फ्रेड बीने, ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, तो यह है अंतदर्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वह क्या है? अंतर्दर्शन। इसको याद रखिए। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतदर्शन है। और इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम उंट, कौन? विल्हेम उंट तथा उनके शिष्य टीचनर ने किया था। अंतदर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतर्निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बालक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या, ऑप्शन नंबर डी। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। ठीक, तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग समस्या होती है, तो या उसमें जो है व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है कि ये जो समस्या है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो जो हमारा जो पहला प्रश्न था वही इसका उत्तर है। ठीक है, तो विल्हेम उंट ने। विल्हेम उंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे और विल्हेम उंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किया था और तथा इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया। इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पिता या जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का, ठीक, दर्शन शास्त्र का अंग था। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था और मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी का जन्म जो है किस विषय से हुआ है, तो वह है फिलॉसफी। इसीलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा करता था। ठीक है, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइक और लॉगस। साइक का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से ऊरी वेफर्नर द्वारा
तैयार किया गया है 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से ओरी व्रॉफनर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। ब्राफिन ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बताए हैं, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिए, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा। ठीक, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा अध्ययन किया जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है, और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को संदर्भित किया जाता है किसमें? यह होता है तबला राशा। ठीक है, तो मासूम मना स्थिति, ऑप्शन नंबर बी। आखिर ये है क्या? देखिए, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है। इसका मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मन मस्तिष्क में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम वो ब्लैंक होता है। ठीक, और इसलिए सभी ज्ञान वह अनुभव या धारण से आते हैं। तो जो जो बड़ा होता है उस तरह से उसको ज्ञान अर्जन होता चला जाता है। तो इसी धारणा को मासूम मन स्थिति या टबुला रासा बोल के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक, जिन्होंने मानव की यांत्रिकी अवधारणा की नींव रखी थी, ने किया था। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं, जो हमारे दिमाग में रहते हैं, जो अवधारणाओं को प्रकट करते हैं। ठीक, और बदले में इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ भी जोड़ा जाता है, और इस प्रक्रिया से पहले जटिल अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं और उन्हें पहले समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसको समझना पहले जो है क्या होगा, मुश्किल होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।